माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जब महामहिम राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रही तो मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि यह प्रदेश की सच्चाई दिखा रहा है या सरकार के झूठी प्रशंसा का दस्तावेज। शायद इसीलिए महामहिम राज्यपाल ने मात्र 8.5 मिनटों में और 2 पन्ने पढ़कर अपने अभिभाषण को समाप्त कर दिया। उनको बता वो एक बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व की महिला हैं और वो बोल दिया सरकार के झूठ को की भागीदार नहीं बनना चाहती थी। यही वजह है कि उन्होंने इस अभिभाषण को पूरा नहीं पढ़ा। अध्यक्ष जी, पहली बार कोई अभिभाषण ऐसा पढ़ा गया जिसमें पहले ही पन्ने में श्रद्धांजलि, शोक, संतृप्त जैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, 5,000 करोड़ के बजट के साथ सरकार ने कुंभ का आयोजन किया। कुंभ चलो के स्लोगन चारों तरफ लिखे और जो श्रद्धालु थे वो स्लोगन पढ़कर सब वहां पहुंच भी गए। पर जब वहां पहुंचे तो जो अव्यवस्था थी वहां पर, जिस वजह से भगदड़ हुई, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 लोगों की मौत भी हुई उसमें। अभी तक सबसे बड़े दुख की बात यह माननीय अध्यक्ष जी कि 17 घंटे लगे सरकार को ये एक्सेप्ट करने में कि वहां पर इतनी बड़ी घटना घटी है। वहां पे जिस तरह की अव्यवस्था थी, ना यातायात की सुविधा थी, ना पानी की सुविधा थी। 20-20 किलोमीटर लोग पैदल चले, 300-300 किलोमीटर के जाम लगे। आखिर इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन था? ये अनुभवहीनता थी। वहां पर जिस तरह से लोगों ने व्यवस्था करने की कोशिश की, पूरी तरह से वो लोग असफल रहे। मैं सरकार की मंशा पे सवाल नहीं उठा रही, पर अनुभवहीनता की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। फिर भी मैं उन श्रद्धालुओं का जो इस परिस्थिति में भी सनातन धर्म की अपने ध्येय को लेकर के चले थे और वहां तक पहुंचे, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अभिभाषण में वही पुरानी घिसी पिटी बातें लिखी गई। पूरी तरह से ये अभिभाषण में ना ही कोई नई चीज है और न ही कोई घोषणा सरकार ने नई कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम रखा। 7 साल में अभिभाषण में एक शब्द अगर नहीं बदला है वो है बीमारू राज्य। 7 साल से हर बार अभिभाषण में यही शब्द आता। 7 साल में सरकार बीमारू राज्य के शब्द को नहीं बदल पाई, सरकार की व्यवस्था को क्या बदलेगी? अगर हम रोजगार और निवेश और युवा की बात करें माननीय अध्यक्ष जी, आज सुबह मैं सुन रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे। हमारे एक साथी ने इस विषय को बड़े गंभीरता से उठाया भी था। 45 लाख करोड़ निवेश आने का दावा किया। आपके अनुसार जो इस अभिभाषण में लिखा है, 15 लाख करोड़ निवेश धरातल पे भी आ गया। पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इससे रोजगार कितना मिला। जब आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया था और हजारों करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई का खर्च किया था, तब आपने तर्क दिया था कि 98 लाख रोजगार सृजन होंगे। पर आपने अपने अभिभाषण में ये स्वीकार किया है कि आंकड़ा 60 लाख है। केवल 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ये आपके अभिभाषण में। ये हास्यास्पद है अध्यक्ष जी। आपने निवेश के दावे तो बढ़ते जा रहे हैं, पर रोजगार के जो आंकड़े हैं वो लगातार घटते चले जा रहे हैं। आपने कहा एमएसएमई के माध्यम से 1 करोड़ 65 लाख लोगों को रोजगार देकर देश में अग्रणी बनाएंगे, पर सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के अनुसार 29 लाख बेरोजगार हताश होकर के उन्होंने रोजगार खोजना बंद कर दिया। आखिर इनके लिए जिम्मेदार कौन है? माननीय छठे पन्ने पर बिजली
के ऊपर जब बात रखी है सरकार ने, आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटे 35 मिनट, तहसील मुख्यालय पे 22 घंटे 36 मिनट और जनपद मुख्यालय पे 24 घंटे की आपूर्ति की बात अभिभाषण में रखी है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा में भारत सरकार के बिजली राज्य मंत्री ने जो बात रखी, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मात्र औसत 18 घंटे ही बिजली उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा पा रही है। तो आखिर किसको सच माना जाए, जो इस सदन में कहा गया या उस सर्वोच्च सदन में कहा गया? अगर हम किसानों की और महंगाई की बात करें, माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने लगातार कहा कि आय दुगनी करने की बात है। चुनाव के घोषणा पत्र में भी यही बात बार बार करी गई, लेकिन आय तो नहीं दुगनी हुई, पर किसान की लागत जरूर दुगनी हो गई। साल दर साल डीजल, बीज, खाद के दाम महंगे होते चले जा रहे हैं और एमएसपी में कोई बढ़ोतरी सरकार नहीं कर पा रही। गन्ना किसान सबसे बड़ा ठगा महसूस कर रहा है माननीय अध्यक्ष जी। लगातार उनकी मांग रही है कि इसको बढ़ा दिया जाए, पर सरकार का कोई भी इस पर सरकार ने कोई संरक्षण नहीं दिया। मनरेगा की बात करी, मुझे तो बड़ी खुशी होती माननीय अध्यक्ष जी। ये वही मनरेगा है, विडंबना है, ये वही मनरेगा है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा था कि ये यूपीए की नाकामी, विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। और आज उसी नरेगा की लिए अपनी पीठ ठोककर उपलब्धियों में गिना रही है सरकार। ये योजना ना होती माननीय अध्यक्ष जी, तो ग्रामीण में रोजगार जो आज मिल रहा है वो इसी नरेगा का के वजह से मिल रहा है, वरना सरकार वो भी ना दे पाती। और मैं कहूंगी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। शिक्षा की अगर बात करें माननीय अध्यक्ष जी, तो पेज नंबर 17 पर पूरे पन्ने पर सरकारी स्कूलों की वाहवाही की बात लिखी गई। बेसिक शिक्षा तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने की बात अभिभाषण के 6ठे पेज पे लिखी गई। लेकिन सदन के पहले दिन, अब वो कैसे हुआ, दिल की बात कैसे जबान पे आ गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में स्वीकारा कि गांव के स्कूलों में संसाधन पर्याप्त नहीं, और उसकी बदहाली का सबसे बड़ा परिणाम कि बेसिक शिक्षा में 1.5 लाख पद इस वक्त खाली पड़े हैं। तो अब आप इसका अंदाजा लगाएं माननीय अध्यक्ष जी कि जब टीचर्स नहीं होंगे, पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे, तो बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी? 69,000 जो भर्तियां हुई भी थी, अभी उनका समावेश नहीं हो पाया। पर्यावरण संरक्षण की बात लगातार उठती रहती है, पर सरकार भी कहती है बड़े बड़े कीर्तिमान कि इतने करोड़ लगाए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम ले गया, बड़ी अच्छी बात। पर सीएजी की रिपोर्ट कुछ और कहती है माननीय अध्यक्ष जी। सिर्फ 29% पौधे जीवित बचे। पिछले वर्ष में 14 जिलों में जो मृत पौधे की जगह नए पौधे लगाकर अपनी उपलब्धियों में गिनाया जा रहा है। 2016 से 2022 के बीच 22 जिलों का वन क्षेत्र घट गया है। ये मैं नहीं कह रही हूं, सीएजी की रिपोर्ट में। और जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, उनका आज भी वो संविदा पर जो वॉचर्स हैं, गाइड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, ये संविदा पे रखे जा रहे हैं। उनकी उनके जो वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है और लगातार उनका शोषण हो रहा है। उनके रेगुलराइजेशन की कोई बात नहीं। 10 मिनट से आपके 10 मिनट कहा था माननीय अध्यक्ष, होने जा रहे हैं। बस समाप्ति होने जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने अपने इस अभिभाषण में माननीय पेज नंबर 34 पे कहा कि पिछले 7 साल में कोई भी दंगे नहीं हुए। तो फिर बहराइच और संभल क्या रहा? अगर दंगे नहीं हुए थे तो इन पे चार्जशीट फाइल हो रही है।
तो अगर या तो वो सच है और या ये सच है। मैं महिला सुरक्षा की बात को जरूर कहूंगी कि सरकार ने अभिभाषण में बताया कि उत्तर प्रदेश के कई मामले में नंबर 1 है। बहुत अच्छी बात है, बधाई। पर वो आंकड़े नहीं दिए जो एनसीआरबी के डेटा में है। एनसीआरबी के 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक, ये एनसीआरबी का डेटा है माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा नहीं है, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, 10 मिनट, दहेज हत्या में प्रथम स्थान पर। अब बड़ी लंबी फहरिस्त है, उसको गिनाने के बार बार ये हम सदन में रखते हैं, पर गंभीरता से सरकार इस पर कोई जवाब देने में असमर्थ है। पर मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी। 22 के बाद 23 भी आता है। 23 में जरा देख लीजिए क्या है। 23 देखिए, अभी 23 की रिपोर्ट कहाँ आई है? 23 की रिपोर्ट आई नहीं। माननीय सदस्य, ऑफिस की माननीय, आप बता दीजिए। 10 मिनट से ज्यादा हो गए। आप जवाब में बता दीजिएगा। हमारे पास तो है, सब में जितने महिला अपराध हैं, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश डिक्लाइन ट्रेंड पर है, डिक्लाइन ट्रेंड। माननीय अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, सारे मामलों में महिलाओं को डिक्लाइन पर ला करके रख दिया है सरकार ने। माननीय नहीं, अपराध में केवल अब अपराध की बात माननीय, बस मैं समाप्त कर रही हूँ। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत, मैं कहूंगी कि इस बार इस पर बजट पे भी आपने फोकस किया है, ये मैं इसकी सराहना करूंगी। पर साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती बनकर हम लोगों के लिए सामने खड़ा हो रहा है। जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं जो अभी लखनऊ के पीजीआई की डॉक्टर के साथ हुई, इस घटना पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इस तरह की घटनाएं भविष्य में और बढ़ती जाएंगी, तो सबसे ज्यादा गंभीर विषय अगर क्राइम का होगा तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के होगा। माननीय अध्यक्ष अधिष्ठाता महोदय, मैं इतना कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी कि ये जो अभिभाषण है ये हकीकत से बहुत दूर और सरकार जनता को उत्तर प्रदेश की गुमराह करने का प्रयास करी। मैं एक चीज और जोड़ दूंगी। आज चर्चा हो रही थी, मैंने अखबार में पढ़ा कि 16,000 से 20,000 का मानदेय आप लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है आउटसोर्सिंग वालों को। मैं आज आपसे निवेदन करूंगी कि आप कहें माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कि विधायकों का जो वेतन है उसको भी सदन के पटल पर रखें कि वेतन कितना है। जहां तक मेरी जानकारी है 25,000। तो जो आउटसोर्सिंग वाले जो कर्मचारी हैं उनका 20,000 है और माननीय विधानसभा के सदस्यों का जो वेतन है वो उसी के आसपास 25,000। तो मैं कहूंगी कि इस पर भी वित्त मंत्री जी सदन में, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता भी जाने कि आखिर जो सम्मानित सदस्य है उनका वेतन कितना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मनोज पांडे जी। हम जब मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदया